हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीपीएससी पूर्वालोकन का प्रश्न हल किया हुआ, जो कि 38वीं बीपीएससी से लेकर के 70वीं बीपीएससी तक है। इसमें सिर्फ 71 बीपीएससी जो कि पिछले साल हुआ था वो बस नहीं है, बाकी सारा कुछ है इसमें। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें हमारा आधुनिक भारत का इतिहास से। ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक आज का है क्षेत्रीय राज मैसूर एवं पंजाब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हमारा ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में और कोयम्बटूर में। तो देखिए ये हमारा 38 बीपीएससी में आया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल भी देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जोकोविच जोकोबिन क्लब की स्थापना की और उनका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता के वृक्षारोपण। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब कुस्तुनिया, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1784 में। देखिए यहाँ पे आप लोग डिटेल भी देख सकते हैं। तो डिटेल देखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग बस क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगेगा उसको हम लोग डिटेल में पूछेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रोकती हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है हैदर अली, हमारा दूसरा ऑप्शन है डुप्ले, हमारा तीसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान और हमारा चौथा ऑप्शन है नंदराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठीक है, और ये हमारा देखिए 42वां बीपीएससी में पूछा गया है प्री में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गवर्नर जनरल भारत का वर्ष आए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड न्यूटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। तो ये हमारा 66वीं बीपीएससी में आया था, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 तक एवं 1765 से 67 की अवधि में रहा। ओके, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था, इसको याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, भारत में ब्रिटेन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हमारा ऑप्शन है सी स्लीमैन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, ये हमारा देखिए कैसे बीपीएससी में पूछा गया है, इसका डिटेलिंग हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य तथा संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई पलासी के लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल का ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। तो इसमें देखिए आप लोग ये याद रखिएगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को, और ब्रिटिश साम्राज्य कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे बंगाल के द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो ये हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ओके, और वारेन हेस्टिंग कौन था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था पहला। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये है डलहौजी के समय में, तो इनका पूरा नाम है लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसका थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 से बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए? तो विलियम बेंटिंग ने क्या ऑप्शन इसका देख लेते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन करना। तो इसमें देखिए कौन कौन सही हो जाएगा। इसमें है एक और दो, ऑप्शन बी है एक तीन चार, ऑप्शन सी है एक दो और चार। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक दो और चार। तो इसमें क्या है, तो विलियम बेंटिंग जो है क्या किए थे? तो सती प्रथा का उन्मूलन किए थे, ये सही है। ऑप्शन बी दास प्रथा का उन्मूलन किए थे, हाँ, ये भी सही है। और चौथा हमारा ठगों के संगठित गिरोह का दमन किए थे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 2 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग से।
ठीक है, क्या था, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे, वॉरेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशक्ति करने का अधिकार दिया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये हो जाएगा लॉर्ड मेयो के 1870 संकल्प के बारे में क्या सही है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ये चारों इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो हमारा पहला ऑप्शन है सिंध, हमारा दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, हमारा तीसरा ऑप्शन है अवध, हमारा चौथा ऑप्शन है सतारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है, तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ठीक है, ये किसने कहा था, लॉर्ड कर्जन कहा था। चलिए नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। भारत में पहली रेल वर्ष 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औपनिवेशिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो ये जमींदारों के साथ किया गया था। चलिए इसका थोड़ा सा हम डिटेलिंग पढ़ लेते हैं और ये देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 53 से लेकर 55, यानी कि 53 में, 54 में, 55 में, तीनों साल ये पूछा गया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, ये क्या था, जमींदारों के साथ था। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी इसका डिटेलिंग थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस तक हमारी जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसपेदारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भू स्वामी घोषित कर दिया गया था, जिसे भू के लगान 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति नवाब थे। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि अस्थायी बंदोबस्त किनके साथ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ हुआ था। तो अस्थायी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस ने किया था एंड कब किया था, तो 1793 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। और गाइस ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 48 से 52 तक पूछा गया है, 4 साल लगातार ये पूछा गया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी हम लोग डिटेलिंग देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ करने में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया। तो पहला ऑप्शन हमारा गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हमारा मद्रास, तीसरा ऑप्शन है हमारा मुंबई, चौथा ऑप्शन हमारा उड़ीसा। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मद्रास में शुरू किया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है गाइस। चलिए ठीक है, इसका भी हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल का गवर्नर ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों एवं किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा
जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा पहला ऑप्शन है वेथी, दूसरा ऑप्शन है मेथी और तीसरा ऑप्शन है साथी और चौथा ऑप्शन है बीती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेदी। ठीक है, और ये पूछा गया था सीडीपीओ में एग्जाम में 2018 में। चलिए नेक्स्ट हमारा होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्रिटिश भारतीय अधिकारों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ऑप्शन सी है हमारा रेलवे के गारंटेड ब्याज, ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे समाहित क्या क्या थे? तो ब्रिटिश भारतीय अधिकार का पेंशन भी था, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार भी थे और रेलवे के गारंटेड ब्याज भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा बम्बई योजना का प्रस्ताव था। तो इसका ऑप्शन है हमारा तीव्र आर्थिक विकास दर, तो और बी है हमारा समान वितरण का, ऑप्शन सी है हमारा कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, ऑप्शन डी है हमारा कर्मचारी कमागर कल्याण योजना बनाना। तो बम्बई योजना जो था इनमें से सभी था, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, चलिए इसका डिटेलिंग थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी में 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। इसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन धन के बहिर्मार्ग अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसका ऑप्शन है 1818, ऑप्शन बी है 1861, ऑप्शन सी है 1854। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1818। और गाइस ये जो हमारा बीपीएससी टीआरई एग्जाम हुआ था, टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, तो ये हमारा 1857 की क्रांति आ गया है, जो कि इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।